हेलो एवरीवन, हमारा चैप्टर चल रहा था द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन की इस पूरी कहानी में हमने देखा कि ब्रिटेन में किस तरीके से इंडस्ट्रीज आती है। फिर हम ये देखते हैं कि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर जो ब्रिटेन में शुरू हुआ था वो धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैलता है, इंडिया तक पहुंचता है, इंडिया के वेवर्स को इफेक्ट करता है, वेवर्स के साथ साथ हमारे इंडियन इकोनॉमी को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। मैनचेस्टर इंडिया आता है, मैनचेस्टर से बने गुड्स इंडिया आते हैं, पूरी हमारी इकोनॉमी को ही वो चेंज करके रख देते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कॉलोनियल कंट्रोल के कारण हमारे यहाँ के ट्रेडर्स, वेवर्स सभी बहुत ज्यादा परेशान थे। उसकी कहानी आगे बढ़ती है और हम ये देखते हैं कि इंडिया के अंदर भी फैक्ट्रीज लगना शुरू हो जाती है। इंडिया में फैक्ट्रीज लगती है, इंडिया के अंदर प्रोडक्शन होता है, फिर हम देखते हैं मार्केट फॉर गुड्स, और इसी के साथ ये पूरा चैप्टर कंप्लीट भी हमने किया था। आज हम बात करने जा रहे हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर जितनी भी पिक्चर्स है ना इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज के हमारे टॉपिक या आज के हमारे वीडियो में, जिसका नाम है लेट्स टॉक अबाउट पिक्चर्स। तो चलो पिक्चर्स की बातें करते हैं। अब देखो बच्चों, क्या होता है ना, पिक्चर्स जो है वो बहुत सारे मैसेजेस आपको एक साथ देकर जाती है। तो हमेशा हमें ये रखना चाहिए याद कि जो पिक्चर्स है ना, पिक्चर्स कभी भी कहीं से भी पूछी जा सकती है। अब इस पिक्चर्स का है ना मेन मोटिव यही होता है कि पिक्चर्स जो है वो आपको कुछ ना कुछ चीजें सिंबलाइज कर रही होती है। अब ये सिंबलाइज करने का मतलब होता क्या है? सिंबलाइज करने का मतलब होता है कि जैसे कि आप बात करते हैं कि किसी भी चीज को सिंबल देना, किसी भी चीज को बताना कि ऐसा कुछ होता है, तो बस वही चीजें जो है वो हमें एक पिक्चर के अंदर देखने को मिलती है। हमारी फर्स्ट पिक्चर है डॉन ऑफ द सेंचुरी। ये इस पिक्चर का नाम है। डॉन ऑफ द सेंचुरी मतलब एक नई सेंचुरी की शुरुआत की जा रही है। किसने बनाया था? तो ईटी पॉल ने इसे पब्लिश किया था अपनी म्यूजिक कंपनी के लिए। मतलब एक है ना पियानो एल्बम आया था, पियानो एल्बम के ऊपर ये वाला जो प्रिंट है वो हमें देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं न्यूयॉर्क इंग्लैंड, 1900 की बात है। कब की बात है? 1900 की बात है ये प्रिंट के आने की, इस प्रिंट के पब्लिश होने की। तो मैंने आपको पहले तो बता दिया है कि डॉन ऑफ द सेंचुरी का ये जो प्रिंट है वो एक फेस था, एक फेस कवर था। ओके, पियानो था, पियानो के लिए ये पूरा इसमें पिक्चर नहीं गिवन है, बाकी एक पियानो के लिए बनाया गया था, ठीक है ना, पियानो एल्बम था ये। ओके, अब हम बात करते हैं कि इसमें ऐसा क्या खास है कि हम इसे पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमें यहाँ बीच में दिखाई दे रही है एंजल ऑफ प्रोग्रेस। ये कौन है? ये है एंजल ऑफ प्रोग्रेस। जैसे कि हमने देखा था कि हर एक चीज को सिंबलाइज करने के लिए जो नेशनलिस्ट थे वो अलग अलग सिंबल्स का यूज करते थे। एक इजी भाषा में समझाऊं तो देखो, भारत को हम एक नेशन कब समझे? जब हमें पता पड़ा भारत हमारी माता है। तो भारत माता को देखते हुए, भारत माता को सिंबलाइज करते हुए नेशनलिस्ट लीडर्स ने हमें मैसेज दिया कि भारत जो है वो एक है, और भारत जो है वो कोई एक टेरिटरी वगैरह नहीं है, वो तो हमारी माता है, वो तो हमारी माँ है। तो वैसे ही हर एक पर्सन को सिग्निफाई करते हुए हम बता सकते हैं कि क्या वो सिंबलाइज कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो फीमेल फिगर है, एंजल है, वो रिप्रेजेंट कर रही है प्रोग्रेस को। ये कौन है? ये प्रोग्रेस है। अब ये जो प्रोग्रेस है ना, ये प्रोग्रेस कब हो रही है? जब ये प्रोग्रेस होती है तो एक नई सेंचुरी की शुरुआत हो जाती है। इनके हाथ में एक फ्लैग इन्होंने पकड़ा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है न्यू सेंचुरी। एक नई सेंचुरी की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। इनके जस्ट पैर के नीचे एक व्हील है, और इस व्हील की खासियत ये है कि इस व्हील के पास जो है दो विंग्स हमें देखने को मिल रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं, देख लिए। अब ये जो विंग्स हैं और ये जो व्हील है ये बता रहे हैं कि अब जो टाइम है ना वो चलेगा नहीं, अब जो टाइम है वो उड़ेगा। उड़ने का क्या मतलब हुआ? तो देखो, टाइम चलने का मतलब होता है कि धीरे 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 टाइम कटना, और टाइम उड़ने का मतलब होता है कि जो चीजें हैं वो बहुत जल्दी जल्दी अब चेंज होने वाली है। मतलब अब जो चेंजेस है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर आने वाले हैं। तो ऐसे में हमें जानने को मिला कि हाँ, ये जो व्हील है वो ये चीज सिंबलाइज कर रहा है। और इसके अलावा हम बात करें तो देखो, हम ये देख रहे हैं कि देखो, आप पीछे से अगर ध्यान से देखोगे तो ये यहाँ पे ये येलोइश जो है वो आपको एक टोन दिख रहा होगा, ये येलोइश कलर दिख रहा होगा। क्यों है? क्योंकि देखो, डॉन ऑफ द सेंचुरी, एक नई सेंचुरी की शुरुआत, और एक नई सुबह की शुरुआत जो होती है उसके अंदर आपने आसमान देखा होगा ना, वो ऐसा ही होता है, जस्ट सेम ऐसा का ऐसा आसमान जो है हमें देखने को मिलता है। और भी अगर हम बात करें इस पिक्चर के बारे में तो हमें यहाँ पे कार देखने को मिलती है, ट्रेन देखने को मिलती है, यहाँ पे हमें कैमरा देखने को मिलता है, प्रिंटिंग प्रेस देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजें क्या बता रही है? ये चीजें बता रही है कि जो ये प्रोग्रेस हुई है ना,
उस प्रोग्रेस को होने में सबसे बड़ा हाथ जो है वो इन इन्वेंशंस का है। अगर ये इन्वेंशंस नहीं होती तो कभी भी प्रोग्रेस भी नहीं हो पाती, पर ये इन्वेंशन हो चुकी है, इसका मतलब है अब जो है प्रोग्रेस होने वाला। तो क्या समझ में आता है इससे? हमें ये समझ में आता है कि एक नई सेंचुरी की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। जो एंजल ऑफ प्रोग्रेस है वो बीच में खड़ी है। किसके ऊपर खड़ी है? तो वो व्हील्स के ऊपर खड़ी है, जिन व्हील्स के ऊपर हमें क्या देखने को मिलते हैं? विंग्स देखने को मिलते हैं। साथ ही हमने क्या देखा? साथ ही हमने देखा इनके हाथ में एक नई सेंचुरी का फ्लैग है। जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स है, जो मॉडर्न इन्वेंशन है, वो इनके हाथ में देखने को हमें मिल जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें इस एक ही पिक्चर से समझने को मिलती है। कभी टाइम मिले, छोटा सा थोड़ा सा टाइम चाहिए और ज्यादा नहीं चाहिए, डॉन ऑफ द सेंचुरी सर्च करना, ठीक है, वीडियोस में जाना, आपको पता पड़ेगा ये एक पियानो एल्बम था और इतना अच्छा पियानो एल्बम था, आपको खुद को फील होगा जैसा इसका नाम है ना, डॉन ऑफ द सेंचुरी, वैसा ही ये पियानो एल्बम भी था। सुनने में बहुत ज्यादा अच्छा था और लग रहा था कि हाँ, कि वाकई में कोई चीज है। लाइक मैंने ये जब वीडियो बना रहा था उससे जस्ट पहले ये मैंने सुना था, तो मुझे खुद को लगा कि काश इसके अंदर भी मैं इसको कोट कर पाता, बट अभी क्या कैपेबिलिटीज इतनी इसमें है नहीं कि अपन इसको एक साथ प्ले कर सके। टाइम मिले तो देखना, सर्च करना, पता पड़ेगा। बहुत अच्छी चीज थी। अगली पिक्चर के ऊपर हम चलते हैं। इस पिक्चर की और उस पिक्चर की मैं एक बात बताऊं आपको, इन दोनों पिक्चर्स को मैंने टॉपिक में भी कवर कर रखा है। इन केस अगर आपको लगता है कि थोड़ा और भी ज्यादा इसमें इसके बारे में डिटेल से हमें जानना है, वहां जाना, वीडियो देखना। फर्स्ट या सेकंड वीडियो होगा, उसके अंदर डॉन ऑफ द सेंचुरी एंड टू मैजिशियन नाम का एक टॉपिक वाला वीडियो है, वो देख लेना, पूरा कवर किया है इन पूरी की पूरी लाइक इमेजेस को। ओके, अब हम बात करते हैं इस सेकंड इमेज के बारे में। सेकंड इमेज भी थोड़ी अलग है। देखो, ये दोनों इमेज जो है ना वो हमें प्रोग्रेस बता रही थी, डेवलपमेंट बता रही थी, ठीक है। तो ऐसे में ये वाली जो पिक्चर है ना वो हमें क्या बताती है? इस पिक्चर का नाम है टू मैजिशियंस। अब टू मैजिशियंस तो मतलब दो बंदे की बात की जा रही होगी, दो बंदे तो होंगे ना टू मैजिशियंस में, तो बस ये दो बंदे हैं। अब उसमें से एक बंदा जो है वो पास्ट को, मतलब पुराने जमाने को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक बंदा जो है वो आज को, आज के टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उन्हें अपने अपने टाइम पीरियड का मैजिशियन कहा गया है। ओके, अब हम थोड़ी एक बार इस पिक्चर के बारे में बात करते हैं, फिर हम पिक्चर के ऊपर आते हैं। इस पिक्चर को पब्लिश किया था इनलैंड प्रिंटर्स ने, कब किया था? 26 जनवरी 1901। इसको ये पब्लिश हो चुकी थी। अब पिक्चर के ऊपर आते हैं, पिक्चर्स को अच्छे से समझते हैं। तो देखो, इसमें हमें पास्ट और प्रेजेंट दोनों देखने को मिलते हैं। पास्ट को रिप्रेजेंट करने का काम दिया गया है यहाँ पे इसको। ये कौन है? ये है ओरिएंट की कहानियों का कौन? अलादीन। ये कौन है? अलादीन। अलादीन की कहानी जैसे नहीं पता है उसे मैं वापस बताता हूँ। कुछ नहीं थी कहानी, उसके पास एक मैजिक लैम्प था, ठीक है। उसको वो जैसे ही रब करता था, मतलब लाइक उसको घसता था, उससे एक जिन निकलता था, ठीक है। उस जिन को वो बोलता था कि जिन, मेरी जो ये विश है ये आप पूरी करो। तो जिन जो है वो उसकी विशेष पूरी कर दिया करता था, जिसके लिए अलादीन को कुछ भी नहीं करना पड़ता था, बैठे बैठे सिर्फ क्या करना था, जो उसका मैजिक लैम्प था उसे उसे रब करना था। तो ये बताता है कि अलादीन जो है उसके हाथ में ये रहा मैजिक लैम्प। अलादीन ने क्या किया? अलादीन ने अपने मैजिक लैम्प से जिन निकाला और जिन को बोला कि मुझे एक चाहिए पैलेस, और जिन ने एक पैलेस को खड़ा कर दिया। तो अब ओके है, कहानियां हैं, कहानियों में तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अलादीन की स्टोरी तो बस यहीं तक थी। दूसरी जगह हमें देखने को मिलता है एक मॉडर्न मैकेनिक। ये जो मॉडर्न मैकेनिक है ना, उसके हाथ में कई सारे टूल्स है, मॉडर्न टूल्स। इन मॉडर्न टूल्स की हेल्प से इसने ब्रिज बनाया है, बिल्डिंग बनाया है, कई सारा शिप बनाया है, बहुत सारी नई नई चीजें बना दी है। तो ये अब क्या बता रहा है? तो देखो, ये पिक्चर ये बता रहा है कि जो ये अलादीन है ना वो एशिया का है। एशिया में कोई डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ के जो लोग हैं आज भी मतलब कहानियों पे विश्वास करते हैं, स्टोरीज पे वो लोग ट्रस्ट रखते हैं। उन्हें लगता है कि बस एक मैजिक लैम्प मिल जाए और उससे वो कुछ भी बना देंगे। जबकि हमारे यहाँ पे जो हमारा मॉडर्न वर्कर है वो खुद की मैन पावर पे विश्वास रखता है, वो कर सकता है कि कुछ भी, पर वो विद द हेल्प ऑफ देयर टूल्स, मतलब उसके जो टूल्स है उनको वो यूज करेगा, और टूल्स को यूज करके वो नई नई बिल्डिंग, नए नए ब्रिजेस, नए नए शिप्स उनको वो बना देगा। तो ऐसे में हमें जानने को मिला कि एक जो मॉडर्न मैकेनिक है ना वो कुछ भी कर सकता है, पर मॉडर्न मैकेनिक को सब कुछ भी करने के लिए उसको मॉडर्न टूल्स चाहिए, और वो प्रेजेंट में जीता है। मतलब ये सारी चीजें जो है वो स्टोरी नहीं, वो वाकई में सच की बातें कर रहा है। तो ऐसे में ये मैं कह सकता हूँ कि एक टाइप का सरकाज़म था। किसके लिए था? ये जो एशियाटिक कंट्रीज का जो ये अलादीन कैरेक्टर था उसके बारे में, ताकि ये लोग बता सके कि हम लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप है। जबकि हम बात करें अगर एशियाटिक कंट्रीज की, एशियाटिक पीपल की, तो हम देखेंगे कि वो बहुत ही ज़्यादा
पिछड़े हुए हैं, उन्हें तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो स्टोरीज पे बिलीव करते हैं कि हाँ ऐसा कुछ होता होगा। आगे हम बढ़ते हैं अगली पिक्चर की तरफ। अब देखो इस पूरे चैप्टर में आप कई सारी पिक्चर्स को देखोगे जहाँ पे आपको स्पिनिंग, वीविंग, ये सारे वर्ड्स जो है वो आपको सुनने को मिलेंगे। जैसे जैसे वर्ड्स आएंगे वैसे वैसे एकदम डिटेल में उनके बारे में हम बातें कर लेंगे, ताकि एकदम दिक्कत कोई नहीं रहे कि हाँ पता हो कि इस वर्ड का क्या मीनिंग था, और ये जो वर्ड है उससे जो इमेज हमारे सामने आती है वो आखिर क्या रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, अभी की हम इमेज के बारे में बात करेंगे। स्पिनिंग इन दी 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के अंदर स्पिनिंग किस तरीके से होती थी ना, उसकी बात की जा रही है इस पिक्चर के अंदर। अब स्पिनिंग क्या होता है, तो देखो बच्चों हमेशा याद रखो कि कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट जब वो फिनिश गुड बनने वाला होगा, ठीक है, जब वो हमारे यूज में आने वाला होगा, ठीक है, उस हमारे यूज में आने वाले गुड से पहले है ना वो क्या होगा, वो एक रॉ मटेरियल होगा। क्या होगा, वो एक रॉ मटेरियल होगा। तो रॉ मटेरियल होने के कारण अब उसे रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाना है। फिनिश गुड और रॉ मटेरियल में क्या डिफरेंस होता है, तो देखो मैं बात करता हूँ कॉटन की, ठीक है, तो आपने देखा होगा कॉटन की फील्ड्स होती हैं, ठीक है ना, फ्लावर्स होते हैं कॉटन के, ऐसे कुछ दिखने में ऐसे कुछ होते हैं, ऐसा कुछ उसका फ्लावर होता है, ठीक है, कॉटन फ्लावर देख लो एक बार। अब कॉटन फ्लावर से पहले तो कॉटन निकाला जाता है, कॉटन फ्लावर से कॉटन को निकाला जाता है, उसके बाद फिर इन दी एंड उससे बनाए जाते हैं क्लोथ, कॉटन क्लोथ। अब ऐसे में हमें क्या समझ में आया कि स्टार्टिंग में वो क्या था, एक कॉटन फ्लावर था, अब वो क्या बन चुका है, वो बन चुका है अब एक क्लोथ। तो ऐसे में हमें जानने को मिला कि क्लोथ बनने तक की जो जर्नी थी उसमें कई सारे चेंजेस किए जाते हैं। तो ऐसे में एक जो चेंज है वो होता है स्पिनिंग का। स्पिनिंग क्या चेंज होता है, तो देखो होता ये है ना कि एक जो रॉ कॉटन होता है उस रॉ कॉटन को बनाना पड़ता है एक यान, एक थ्रेड बनाना पड़ता है, धागा बनाना पड़ता है। पर धागा कैसे बनाया जाए, तो धागा बनाने के लिए इसे स्पिनिंग का यूज किया जाता है। ये स्पिनिंग मशीन है, ठीक है, इस स्पिनिंग मशीन को मैं हिंदी में कह सकता हूँ चरखा, चरखा जैसा है। तो अब इस चरखे का यूज किया जाता है ताकि क्या बनाया जा सके, ताकि एक कॉटन का थ्रेड या यान बनाया जा सके। तो वो किससे बनता है, वो इससे बनता है। तो स्पिनिंग आई होप आपको समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं। 18th सेंचुरी के अंदर स्पिनिंग की बात की जा रही है, और इनकी शक्लें देख के आपको पता तो पड़ ही गया होगा कि ये इंडियन तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये है कौन, ये है यूरोपियंस। अब यूरोपियंस के अंदर मैं कह सकता हूँ ब्रिटिशर्स भी हो सकते हैं और भी कोई हो सकता है, पर अभी के लिए मैं बात करूंगा इन लोगों को क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा यूरोपियंस। यूरोपियंस जो है वो पहले क्या किया करते थे, स्पिनिंग किया करते थे। इंडियंस भी स्पिनिंग किया करते थे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। स्पिनिंग करके वो क्या करते थे, वो प्रोडक्शन करते थे यान का। यान मतलब थ्रेड, मतलब धागा, एक ही चीज है, कुछ अलग अलग नहीं है। तो ये देखने को मिलता है कि ये जो स्पिनिंग है, स्पिनिंग कौन कर रहा है, स्पिनिंग करी जा रही है इन महिला से। अब ये महिला क्या कर रही है कि ये एक व्हील है, इस व्हील से जुड़ा हुआ है एक वायर, और ये यहाँ से ऐसा, ठीक है, ये है चरखा। इस चरखे से वो क्या कर रही है, उससे इस स्पिनिंग व्हील से वो बना रही है यार्न, धागे। और आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे, ठीक है ना, एक सेकेंड देखो, यहाँ पे एक ये महिला खड़ी है वो और कुछ कर रही है, यहाँ पे ये आंटी जी बैठे हैं बुढ़े से ये भी कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं। ये पिक्चर ये बताई जा रही है कि जो स्पिनिंग है ना पहले के टाइम पीरियड में, वो कैसी होती थी। पहले के टाइम पीरियड में कई सारे जो फैमिली मेंबर्स है वो एक साथ मिलते थे, और फैमिली मेंबर्स मिल के क्या बनाते थे, यार्न्स बनाते थे। क्या बनाते थे, यार्न्स बनाते थे। और हम देखते हैं वन व्हील इज मूविंग ओनली वन स्पिंडल, एक ही स्पिंडल है और एक ही इसमें व्हील है। ये रहा स्पिंडल, ये रहा व्हील। तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से ये जो टेक्निक्स है वो बदल जाएगी। अभी थोड़ी देर बाद पिक्चर्स आएगी जिसमें हम देखेंगे एक व्हील की जगह कई सारे व्हील्स आ जाएंगे, एक स्पिंडल की जगह कई सारे स्पिंडल्स देखने को हमें मिलेंगे। अब ये तो हम इस पूरी पिक्चर के बारे में समझ चुके हैं, तो अब कोई मेरे हिसाब से तो कुछ बचा नहीं है। देख लो वन व्हील वगैरह फैमिली पूरा हो चुका है। ये इस पिक्चर का एक मोटिव था कि कैसे 18th सेंचुरी में स्पिनिंग की जाती थी। स्पिनिंग से आगे हम बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं लंकाशायर की एक कॉटन मिल की तरफ। अब इस पिक्चर को देखने से हमें किसी हॉन्टेड हाउस की फीलिंग आ रही है कि ये कोई हॉन्टेड हाउस है, पर ये कोई हॉन्टेड हाउस नहीं है, ये तो लंकाशायर की एक कॉटन मिल है। अब इसके अंदर खास क्या है, तो देखो हम ये देखते हैं कि लगभग 1920 के आसपास में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन शुरू हो चुका था। फैक्ट्रीज में स्टीम पावर का यूज करके
प्रोडक्शन किया जाता था। प्रोडक्शन जब चलता था ना, तब हम ये देखते हैं कि आसपास के एनवायरनमेंट में कई सारी ये जो चिमनीज है ना, उससे जो है कई सारा पोल्यूशन निकलता था, और वो पूरे के पूरे जो वहाँ पर जो भी क्लाइमेट होता था, जो भी वहाँ का एनवायरनमेंट होता था, उसको पूरा डस्ट से भर दिया करता था। तो ऐसे में हमें समझ में आया कि ये जो पॉल्यूटेंट्स है, या फिर मैं ये कह दूं कि उस टाइम पीरियड के अंदर चिमनी से जो पॉल्यूशन निकला करता था वो इतना ज़्यादा होता था कि हमें समझ ही नहीं आता था कि इस फैक्ट्री के आसपास में चल क्या रहा है। देखो कितनी डार्क पेंटिंग बनाई है ना, तो ये यही रिप्रेजेंट कर रही है कि लंकाशायर के अंदर एक कॉटन मिल जो है प्रोड्यूस करती हुई कितनी फैसिनेटिंग लगती है। पर उस फैसिनेटिंग के पीछे भी एक आइडिया है, और वो आइडिया क्या है कि वो बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन कर रही है। तो लंकाशायर की ये पेंटिंग है, लंकाशायर की कॉटन मिल है। जानते हैं इसके बारे में? तो देखो, सी टर्नर ने इसे बनाया था। लंदन न्यूज़ के अंदर ये इलस्ट्रेट हो चुका है 1925 के अंदर। आर्टिस्ट सेड सीन थ्रू द ह्यूमिड एटमॉस्फेयर दैट मेक्स लंकाशायर द बेस्ट कॉटन स्पिनिंग लोकेलिटी इन दी वर्ल्ड। तो जो आर्टिस्ट है वो ये कहता है कि हम ये देखते हैं ना, ह्यूमिड एनवायरनमेंट है, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर आसपास में, देखो ये ह्यूमिड एटमॉस्फेयर हमें देखने को मिल रहा है। ये बताता है कि एक जो लंकाशायर की ये जो हमें कॉटन मिल देखने को मिल रही है ना, वो बेस्ट है। मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसी कोई स्पिनिंग या फिर जो होगी कॉटन मिल हो ही नहीं सकती जैसी लंकाशायर में हमें देखने को मिलती है। ये अपने आप को बेस्ट बता रहे हैं क्योंकि इनकी तो आदत ही कुछ ऐसी है। आगे चलते हैं। अ ह्यूज कॉटन मिल अग्लो विद इलेक्ट्रिसिटी इन द ट्विलाइट। अब देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के कारण, इलेक्ट्रिसिटी उस टाइम तक आ चुकी थी, इलेक्ट्रिसिटी के कारण हम देखते हैं कि पूरी जो बिल्डिंग है ना वो बहुत ही ज्यादा ग्लो भी कर रही है। आगे हम देखते हैं इज अ मोस्ट इम्प्रेसिव साइट, और ये बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग है, बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव साइट है। तो हमें क्या देखने को मिलता है इस पिक्चर से कि हाँ, एक लंकाशायर की कॉटन मिल थी जिसमें प्रोडक्शन चल रहा था। एटमॉस्फेयर के अंदर उसकी चिमनीज के कारण कई सारा पॉल्यूशन भी हमें देखने को मिलता है। साथ ही हमें देखने को मिलता है कि जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर हमें लाइट्स देखने को मिल रही है, और इन लाइट्स के कारण, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर के कारण ये पूरी की पूरी पिक्चर जो है बड़ी ही फैसिनेटिंग हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, नेक्स्ट इमेज के बारे में हम बात करते हैं। ये क्या है? अब इस पिक्चर को हम जब भी देखते हैं, एक बार तो हम खुद ही समझने में आ जाते हैं कि आखिर ये है क्या, चीज क्या है। पर हमें है ना, इस पिक्चर के अंदर दूर कई सारी छोटी 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 चिमनीज दिख रही है। आप यहाँ देखोगे तो आपको कई सारी चिमनीज जो है एक साथ देखने को मिलेगी। तो ये कई सारी चिमनीज एक साथ कर क्या रही है? तो देखो, इसके अंदर बात ये थी ना कुछ कि मैं ये कह सकता हूँ कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक अपनी पीक पे चल रहा था, जिसके कारण हम देखते हैं कि हर जगह पे हमें फैक्ट्रीज देखने को मिलती है, हमें मिल्स देखने को मिलती है, और हर जगह हमें देखने को मिलती है ये छोटी 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 क्या, चिमनीज। और ये चिमनीज हमें बता रही है कि इतनी सारी फैक्ट्रीज जो है, इतनी सारी जो मिल्स जो है वो एक साथ में काम कर रही थी। कहाँ पे कर रही थी? तो हम जानते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो शुरुआत है वो कहाँ हुई थी? यूरोप में हुई थी। तो यूरोप की ही ये पिक्चर्स हमें देखने को मिलती है। इंडस्ट्रियल मैनचेस्टर बाय द एम जैक्सन। इंडस्ट्रियल मैनचेस्टर, कहाँ की? मैनचेस्टर। मैनचेस्टर मतलब कहाँ की? ब्रिटेन की बात की जा रही है। ब्रिटेन के अंदर जो कॉटन मिल्स का प्रोडक्शन चला करता था उसकी ये एक पिक्चर है। किसने बनाई है? तो एम जैक्सन ने बनाई है। एम जैक्सन मतलब माइकल जैक्सन तो बिल्कुल भी नहीं है, एम जैक्सन बंदा ही कुछ अलग है। ठीक है, एम जैक्सन ने बनाई है, लंदन न्यूज़ में इलस्ट्रेट हो चुकी है 1857 में। अरे वाह, 1857, जब इंडिया के अंदर रेवोल्यूशन चल रहा था तो वहां पे फैक्ट्री इसकी ये पिक्चर्स बनाई जा रही थी। देखो, समय समय की बात है। आगे बढ़ते हैं। चिमनीज बिलोविंग स्मोक केम टू दी कैरेक्टराइज दी इंडस्ट्रियल लैंडस्केप। ये जो इंडस्ट्रियल लैंडस्केप है ना, उसके ऊपर ये जो चिमनीज हमें बिलोइंग मतलब ये जो स्मोक छोड़ती हुई दिख रही है वो कैरेक्टराइज कर रही है इंडस्ट्रियलाइज लैंडस्केप। कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो अपने एक अच्छे पीक पे चल चुका है। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो एक अच्छे तरीके से काम भी कर रहा है, और जो चिमनीज है उस चिमनीज के वजह से, चिमनीज की क्वांटिटी या मैं कह दूं कि चिमनीज के नंबर्स की वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो चिमनीज है ना, चिमनीज कहीं ना कहीं बता रही है कि हाँ, प्रोडक्शन जो है वो बहुत ही ज्यादा स्पीड में और बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ रहा है। चलो, उस पिक्चर के अंदर इतना ही था। फिर भी अगर कुछ रह जाता है, अगर तुम्हें लगता है कि सर कुछ तो डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगली पिक्चर की तरफ हम चलते हैं। अब इस पिक्चर के अंदर खास क्या है, और पहली बात, ये पिक्चर है कहाँ की? तो देखो, सबसे पहली बात है ना, मुझे इस पिक्चर में दिख रहे थे ये, ठीक है, ये वाले जो व्हील्स है ना,
वो मुझे दिख रहे थे। फिर मैं ध्यान से अगर इसको पूरा देखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि कुछ तो कुछ मतलब भारी काम यहाँ पे चल रहा है। आप देखोगे कि मशीन जो है वो बहुत हैवी मशीनरीज है यहाँ पे यूज होने वाली। देखो कितनी हैवी हैवी मशीनरीज यहाँ यूज हो रही है, ठीक है। फिर अब मैंने देखा कि आखिर ये है क्या, तो मुझे ये पता पड़ा कि ये जो है ना, ये है एक रेलवे का रिपेयर हाउस, या मैं कह दूं कि एक फिटिंग शॉप है। ये क्या है? एक फिटिंग शॉप है। यहाँ पे रेलवेज वाले जो लाइक वैगन्स होते हैं उनको लाइक फिट किया जाता होगा और या फिर उन्हें रिपेयर किया जाता होगा। दोनों ही काम यहाँ पे शायद चल रहे होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे इसको और ज्यादा अच्छे से जानते हैं। तो देखो, अ फिटिंग शॉप एट अ रेलवे वर्क्स इन इंग्लैंड। रेलवे वर्क चल रहा था, कहाँ चल रहा था? इंग्लैंड में चल रहा था। कब की बात है? 1849 की बात है। इलस्ट्रेट कहाँ हो चुका है? लंदन न्यूज में ये इलस्ट्रेट हो चुका है। तो एक फिटिंग शॉप है रेलवे के अंदर, रेलवे के लिए। तो अब वो रेलवे के जो वैगन्स है उनको एक साथ लाती है, लोकोमोटिव जिसे हम कह सकते हैं, लोकोमोटिव्स को एक साथ लाती है, जोड़ती है, और जो भी इनको करना होता है वो ये लोग करते रहते हैं। तो हम देख रहे हैं कि कई सारे वर्कर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं। इनके जो ओनर्स है वो यहाँ खड़े हैं, यहाँ पे मशीनें चल रही है। इन मशीन्स के अंदर लोकोमोटिव्स के लिए काम किया जा रहा है। लोकोमोटिव्स, या मैं बात करूं कि रेलवे इंजन्स, ओके, रेलवे इंजन्स यहाँ पे या तो रिपेयर हो रहे हैं या फिर उन्हें फिट किया जा रहा है, कंप्लीट किया जा रहा है। अब ऐसे में हमें ये समझ में आता है कि हाँ, रेलवे प्रोडक्शन जो है वो 1849 तक जो है चलने लग गया था। ये यहाँ पे क्यों है? क्योंकि हम देखते हैं कि रेलवेज के कारण ही हम देखते हैं कि जो कॉटन है, जो कि एक लीडिंग सेक्टर हुआ करता था 1840 तक, अब वो एक लीडिंग सेक्टर नहीं रहा था। अब लीडिंग सेक्टर बन चुका था आयरन इंडस्ट्री, या जिसे मैं कहता हूं प्यार से मेटल इंडस्ट्री। मेटल इंडस्ट्री 1840 के बाद में कॉटन सेक्टर को क्या करता है? उसे वो पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाता है, और रेलवेज के कारण ही आयरन का प्रोडक्शन, मेटल प्रोडक्शन जो होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। अब हम एक बार आगे चलते हैं। अगली पिक्चर देखने को मिल रही है एक स्पिनिंग फैक्ट्री की, जो कि 1830 की थी। हमने पहले 18 सेंचुरी की एक पिक्चर देखी थी जहां पे कुछ महिलाएं मिलकर स्पिनिंग कर रही थी और जिससे वो यान बना रही थी, ठीक है। और मैंने वहां पे आपको कहा था कि हम यहाँ पे व्हील्स को देखेंगे और साथ ही हम यहाँ पे स्पिंडल्स को देखेंगे, ओके। पर वहां पे दिक्कत ये थी ना कि स्पिंडल भी एक था, व्हील भी एक था। याद हो मैंने ये भी कहा था कि एक वैसी पिक्चर आएगी जहां पे हम एक साथ कई सारे व्हील्स भी देखेंगे और साथ ही कई सारे स्पिंडल्स भी देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन है ना वो चल रहा है फैक्ट्रीज के अंदर, और यहाँ पे स्टीम पावर के थ्रू एक फैक्ट्री रन की जा रही है। स्टीम पावर के थ्रू स्पिंडल्स और ये व्हील जो है चलाए जा रहे हैं। ये जो सीन था, ये सीन हमें देखने को मिलता है एक स्पिनिंग फैक्ट्री का, जो कि कब की है? जो कि है 1830 की। अब आप समझ गए होंगे यूरोप के अंदर स्पिनिंग के लिए भी फैक्ट्रीज आ चुकी थी 1830s के अंदर ही। पहले मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ लेता हूँ, बाकी डिस्क्रिप्शन से पहले अगर कुछ देखना चाहो तो देखो, ये रहे व्हील्स, ठीक है, ये रहे व्हील्स, ये व्हील्स वगैरह दिख रहे हैं ना, ये रहे स्पिंडल्स, ये रहे स्पिंडल्स। अब ये क्या है, कर क्या रहे हैं? तो देखो, होता ये है स्टीम पावर के थ्रू ये व्हील्स जो है रन होते हैं, इनके थ्रू स्पिंडल्स चलते हैं, और स्पिंडल्स के कारण हम देखते हैं कि यहाँ पे स्पिनिंग का काम पूरा किया जाता है। तो चलो, ये तो एक छोटा सा इसका डिस्क्रिप्शन था। अब मैं थोड़ा इसको पढ़ लेता हूँ। यू कैन सी हाउ जाइंट व्हील्स मूव्ड बाय द स्टीम पावर। जाइंट व्हील्स दिख रहे हैं? ये दिख रहे हैं जाइंट व्हील्स? इनको कौन चला रहा है? इनको चला रहा है स्टीम, मतलब भाप की ताकत। मतलब इसका मतलब है कि स्टीम पावर जो था वो उस टाइम तक आ चुका था। स्टीम पावर का यूज करके इससे प्रोडक्शन करवाया जा रहा था। साथ ही हम देखते हैं मोशन हंड्रेड्स ऑफ स्पिंडल्स टू मैन्युफैक्चर थ्रेड। एक थ्रेड को बनाने के लिए हंड्रेड्स ऑफ स्पिंडल्स एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। देख लो ना यार, इतने सारे स्पिंडल्स लग रखे हैं, देखो इतने सारे स्पिंडल्स लग रखे हैं, ये व्हील है, ये स्पिंडल्स है। तो इससे क्या हो रहा है? इससे स्पिनिंग का काम हो रहा है, जिससे थ्रेड बनाया जा सके। अब थ्रेड क्या होते हैं? थ्रेड का मतलब होता है धागा। अब ये मैंने पहले भी बताया था, एक बार फिर बता देता हूँ ताकि याद रहे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। एक ये पिक्चर हमें देखने को मिल रही है। अब इस पिक्चर में क्या खास है? तो देखो बच्चों, हम देखते हैं कि ये कहीं ना कहीं किसी एक टाइप की स्लम का एक पिक्चर दिख रहा है। किस चीज का पिक्चर दिख रहा है? स्लम का पिक्चर दिख रहा है। और स्लम में कौन लोग रहते थे? तो हम देखते हैं कि जो स्लम है, स्लम के अंदर रहने वाले थे पुअर्स, या फिर मैं बात करूं उन लोगों की
जो काम की तलाश में शहरों तक आते थे। अब काम की तलाश में शहरों तक आते थे, काम मिल भी जाया करता था, तो रहने के लिए कोई जगह भी तो चाहिए थी ना, तो वो ऐसी ही जगहों पर रहा करते थे। आगे बात करते हैं, पीपल ऑन द मूव इन सर्च ऑफ वर्क। जो लोग हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते थे ताकि उन्हें काम मिल सके। ओके, इलस्ट्रेट हुआ था लंदन न्यूज़ के अंदर 1879 में। अब जो लोग हैं जो कि काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे ना, उनके साथ सीन ये था कुछ कि उनके पास अगर काम नहीं होता था तो वो छोटी-छोटी जो चीज़ें होती थी, छोटे-छोटे जो गुड्स हुआ करते थे ना, उसे वो लोग सेल किया करते थे। लोगों तक पहुँचते थे, बच्चों के लिए कुछ चीज़ें हो गई, महिलाओं के लिए कुछ चीज़ें हो गई। जैसे कि हम देखते हैं ना कि हमारे यहाँ घरों के बाहर भी कई सारे जो लोग आते हैं छोटे-छोटे आइटम्स बेचने के लिए, जस्ट वैसा ही कुछ इसमें सिनेरियो देखने को हमें मिलता है। सम पीपल वर ऑलवेज ऑन द मूव सेलिंग स्मॉल गुड्स एंड लुकिंग फॉर टेम्पररी वर्क। कई सारे ऐसे लोग होते थे जो स्मॉल गुड्स को सेल किया करते थे और टेम्पररी वर्क की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जो है वो भटका करते थे। तो बस वही है, ये पर्सन जो है एक जगह से दूसरी जगह भटकता जा रहा है, अब काम नहीं मिलता है, तो छोटे-छोटे जो गुड्स होते हैं वो इधर-उधर वो लोग सेल करने लग जाते हैं। ऐसा कुछ इस पिक्चर में इलस्ट्रेट किया गया है। आपको पता है जैसे कि आप लोगों का ऐसा बचपन नहीं रहा जो बचपन हम लोगों ने देखा था। हमारे बचपन में क्या होता था ना कि कई सारे अंकल्स वगैरह होते थे। अंकल्स वगैरह क्या करते थे, अपने सर के ऊपर ऐसा कुछ क्या कह सकते हैं उसको, एक बाउल वगैरह, जो बड़े-बड़े बाउल्स होते थे, टोकरी जिसे हम कहते हैं, टोकरीज़ वगैरह लेके आते थे और अलग-अलग चीज़ें उसके अंदर वो रख के आते थे। कभी वो टॉयज़ लेके आते थे, कभी वो लाइक उसके अंदर चॉकलेट्स वगैरह लेकर आते थे। चॉकलेट्स तो ख़ैर मैं नहीं कहूँगा, कुछ अलग ही चीज़ें लेकर आते थे, जो कि लाइक हम डोमेस्टिक यूसेज में हम यूज़ भी कर सकते थे और इवन हम है ना उसे खा भी सकते थे। ऐसे कई सारे जो प्रोडक्ट्स है ना, वो कई सारे यो अंकल्स वगैरह होते थे जो टोकरी के अंदर डाल-डाल के लेकर आते थे, ठीक है ना? और आपको पता हो तो जैसे कुछ हमारे यहाँ पे इंडिया में नमकीन बहुत यूज़ की जाती है, ठीक है ना? तो वो भी चीज़ें जो थी वो लोग लेके आया करते थे। तो उससे हमें लाइक एक ऐसा लगता था उस समय कि यही है, मतलब एंड गोल जो है लाइफ़ का यही है कि ये चीज़ हमारे हाथ में होनी चाहिए। अब आप लोगों के लिए तो ये रहता होगा कि ये चीज़ें लाइक, तो आप लोगों में से कईयों ने तो देखी भी नहीं होगी कि ऐसा कुछ होता भी है क्या? पर टाइम की बात है, ठीक है ना? एक टाइम पीरियड था जब कीपैड फ़ोन बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड था। मतलब किसी के पास अगर कीपैड फ़ोन होता था ना, तो वो आज के सबसे महँगे फ़ोन, ठीक है? जिसे हम लाइक कोई सा भी फ़ोन कह दो भाई, ठीक है? मतलब अभी के जो सबसे महँगा फ़ोन होगा ना, वो भी उस टाइम के कंपैरेटिवली जिस आदमी के पास उस टाइम कीपैड फ़ोन होता होगा ना, वो उसके बराबर नहीं हो सकता था। इज़्ज़त होती थी मार्केट में अगर आपके पास फ़ोन होता था। अगर हमारे 9th-10th क्लास में हमारे पास फ़ोन था, तो ऐसा लगता था कि जैसे हाँ, आप ही बॉस हो पूरी क्लास के। और वो फ़ोन भी कोई ज़्यादा बड़ा फ़ोन नहीं था, वो फ़ोन था लाइक ऐसा, ठीक है? तो ऐसे में हमें समझ में आता है कि हाँ, वक़्त जो है वो बहुत जल्दी-जल्दी बदलता है। तो ये सारी चीज़ें थी। चलो अब अपने बचपन की बातों को साइड में करते हुए अब आपके बचपन से बातें कर लेते हैं क्योंकि 10th क्लास है। आगे चलते हैं, देखते हैं। एक ये पिक्चर हमें देखने को मिल रही है, कुछ मज़दूर भाई जो है, वर्कर्स जो है, काम कर रहे हैं। यहाँ पे वो हैमर लेके कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हमें एक फर्नेस दिख रही है। फर्नेस के साथ में यहाँ पे अगर आप पीछे देखोगे ढंग से, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ है ना, एक फैक्ट्री का अंदर जैसा कुछ काम चल रहा है। तो आखिर ये है क्या? ये चीज़ क्या है? फर्नेस भी है, लोग हैमर लेके कुछ काम कर भी रहे हैं, तो ये है क्या? तो ये एक आयरन फैक्ट्री की बात की जा रही है। वर्कर्स इन एन आयरन वर्क्स। आयरन का वर्क हो रहा था, कहाँ हो रहा था? नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड में हो रहा था। पेंटिंग बाय विलियम बेल स्कॉट। विलियम बेल स्कॉट ने बनाया है, 1861 की बात है। 1861 के अंदर इसे उन्होंने बनाया था। अब इसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है कि आयरन वर्क्स जो है, मतलब आयरन वर्कर्स जो है वो किस तरीके से काम करते थे, जस्ट वो इसी तरीके से काम करते थे। पकड़ते थे हैमर और ये थॉर बन जाते थे पूरे के पूरे। तो बस वो थॉर बनाते थे अपने आप को। तो अब ये कर क्या रहे हैं, तो ये आयरन के लिए काम कर रहे हैं ताकि आयरन प्रोडक्शन करवाया जा सके। मैनी आर्टिस्ट फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी बिगन आइडलाइजिंग वर्कर्स। हम ये देखते हैं कि लेट 18th सेंचुरी के अंदर तक, लेट 19th सेंचुरी के अंदर जो लोग थे ना, वो वर्कर्स को आइडल करने लग गए थे, वर्कर्स को आइडल मानने लग गए थे। अब आइडल मानने का क्या मतलब होता है? आइडल मानने का मतलब होता है कि सोसाइटी के अंदर लाइक जैसे एक होता है ना, हम कहते हैं सोसाइटी में अगर ये पर्सन नहीं होगा तो सोसाइटी कुछ है ही नहीं, ठीक है? अगर सोसाइटी में किसी को कुछ बनना है तो इस पर्सन के जैसा बन जाओ। तो लोग आइडल मानते थे वर्कर्स को कि अगर आपको बनना है तो एक वर्कर बनो। क्यों? क्योंकि वर्कर जो होते हैं बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं,
वर्कर्स जो होते हैं वो एक चेंज लेके आते हैं, वर्कर्स जो है एक रेवोल्यूशन लाते हैं, डेवलपमेंट लाते हैं, फलाना फलाना बहुत कुछ चीजें वो लोग कहा करते थे। मतलब बहुत ही ज्यादा वर्कर्स के रोल को एक है ना लाइक इम्पोर्टेंट बना दिया था कि हाँ वर्कर्स है तभी आज की सोसाइटी है। ऐसा कुछ उस टाइम के आर्टिस्ट लोग कर रहे थे। दे वर शोन सफरिंग हार्डशिप एंड पेन फॉर द कॉज ऑफ द नेशन। उनको बताया जाता था कि वो एक हार्डशिप मतलब एक बहुत मुश्किल भरी लाइफ जी रहे हैं, उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा पेन है, और ये सब वो लोग कर किसके लिए रहे हैं, वो सिर्फ कर रहे हैं अपने इस एक नेशन के लिए। नेशन के लिए वो ये सब सारा काम कर रहे हैं, ऐसा वो कुछ बताना चाहते हैं। आगे बात करते हैं इस पिक्चर की। अब इस पिक्चर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ध्यान से देखोगे तो आपको लगभग लोग सोते हुए ही दिखेंगे। जैसे कि आप इधर देखो, ये लोग सो रहे हैं, ये भी सो रहे हैं, सो रहे हैं, सो रहे हैं, सो रहे हैं, और ये नन्ही गुड़िया जगी हुई है। तो अब ये देखते हैं कि सारे लोग सो क्यों रहे हैं, ऐसा क्या है, कोई लाइक सोने करने का कंपटीशन वगैरह चल रहा था क्या? नहीं, ये जो है ना ये वो लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, ये वो लोग हैं जो बेसहारा थे। कब थे? जब फैक्ट्रीज का दौर शुरू हो चुका था, पर फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोगों को, या मैं कहूँ जिनको फैक्ट्रीज में काम नहीं मिला, वो लोग भी, उन लोगों के पास अब सोने और खाने और रहने का कोई भी जरिया नहीं होता था। तो वो लोग क्या किया करते थे? तो वो लोग है ना छोटे छोटे शेल्टर्स हाउस जो प्राइवेट अथॉरिटीज या वहाँ की जो लॉ अथॉरिटीज है वो मेंटेन किया करती थी। प्राइवेट शेल्टर्स क्या होते हैं, मतलब एक जगह होती थी, जगह पे जाके वो लोग सोना प्रेफर करते थे। जो जगह होती थी ना वो जगह बहुत ही ज्यादा खराब होती थी। क्यों खराब होती थी? क्योंकि हम ये देख सकते हैं कि एक छोटे से प्लेस में कई सारे लोगों को एक साथ भर दिया जाता था। ये चीजें हमें देखने को मिलती थी। तो देखो एक छोटी सी जगह है पर कई सारे लोग हमें एक ही जगह पे देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। हाउसलेस एंड हंग्री, ये लोग जो है इन लोगों के पास घर नहीं है, ये लोग जो है बहुत ज़्यादा भूखे हैं। हम देखते हैं जो ये पेंटिंग है वो सैमुअल लूक जो है फील्ड्स बनाते हैं 1874 के अंदर। 1874 की ये कहानी है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि किस तरीके से जो सोसाइटी है, सोसाइटी का एक जो तबका था वो तो बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ता जा रहा था, डेवलप होता जा रहा था, पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें हम वर्कर्स के नाम से जानते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा पेन और सफरिंग जो है वो महसूस कर रहे थे। ये जो पेंटिंग है वो हमें शो करती है होमलेस इन लंदन। अब ये जो है होमलेस है, मतलब इन लोगों के पास घर नहीं है, लंदन के हैं ये लोग, अप्लाई कर रहे थे टिकट्स के लिए ताकि इन्हें एक वर्क हाउस के अंदर, या फिर मैं ये कहूँ कि एक जगह पे उन्हें सोने को दिया जाए। तो ये थी कहानी वहाँ की। आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कहानी यहाँ खत्म हो गई, थोड़ा अभी और बाकी है। ठीक है, अब देखो, दिस शेल्टर्स वर मेंटेन्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ द पुअर लॉ कमिश्नर्स एंड द डेस्टिट्यूट क्या है वेफेयरर्स, वेंडर्स एंड द फाउंडलिंग। अब ये जो शेल्टर्स है ना वो बनाए जाते थे ताकि जो लोग हैं वो यहाँ पे रह सके, ताकि जो लोग हैं जिन लोगों के पास घर नहीं है, जो दूर जाना चाहते हैं, जो लोग भटक रहे हैं, उन सभी लोगों को एक जगह दी जा सके, उन जगहों के अंदर वो लोग सो सके। कौन मेंटेन कर रहा था? तो पुअर लॉ कमिश्नर्स जो थे वो इसे मेंटेन कर रहे थे। Staying in this workhouse was a humiliating experience. Everyone was subject to a medical examination to see whether they were carrying disease, their bodies were cleaned and their clothes were purifying. अब यहाँ पे रहना इतना आसान होता नहीं था इन वर्क हाउस में। क्यों आसान नहीं होता था? तो देखो वहाँ पे जो भी इन वर्क हाउसेस में रहने के लिए जो भी लोग आते थे ना, उन सभी को है ना सब्जेक्ट, मतलब उन्हें ही समझा जाता था कि कहीं इन्हें कोई बीमारी तो नहीं है, और इसका पता लगाने के लिए उनका एक मेडिकल एग्जामिनेशन भी करवाया जाता था, जो बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलेटिंग होता था। कैसा लगता है कि आपको हमेशा समझा जाता है कि आपको कोई डिजीज है, जबकि आपको कोई डिजीज है ही नहीं, तो फिर थोड़ा बुरा तो लगेगा ना, ऑफेंड तो हर कोई होगा। आगे हम देखते हैं कि उनके जो बॉडीज होनी चाहिए थी वो क्लीन होनी चाहिए थी, उनके जो कपड़े हैं वो अच्छे साफ सुथरे होने चाहिए थे। अगर नहीं होते थे तो उन्हें अंदर ही नहीं जाने दिया जाता था, होते थे तो अंदर आ जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दे हैड टू ऑल्सो हार्ड लेबर, और उनको कई सारा हार्ड लेबर भी करना पड़ता था। अब ये क्या है? ये स्पिनिंग जेनी है। अब हमने स्टार्टिंग के अंदर एक सिंगल व्हील देखा था, ठीक है, एक सिंगल व्हील देखा था और ऐसा ये एक स्पिंडल देखा था, ठीक है, जिससे हमने देखा कि वो जो था वो उससे स्पिनिंग की जाती थी। फिर हमने एक फैक्ट्री का सीन देखा जहाँ पे कई सारे व्हील से कई सारे स्पिंडल्स एक साथ काम कर रहे थे। अब हम बात कर लेते हैं स्पिनिंग जेनी की, जिसने वेवर्स की पूरी लाइफ के अंदर एक रेवोल्यूशन लेकर आया। अब होता क्या है ना कि इसके अंदर एक ही साथ एक ही जो व्हील है वो कई सारे स्पिंडल्स पे काम कर पाता है। इससे होगा क्या? पहले एक व्हील था, एक स्पिंडल था, अब एक व्हील है, कई सारे स्पिंडल्स है। इसका मतलब था कि अब जो प्रोडक्शन जो था वो बढ़ सकता था। तो प्रोडक्शन बढ़ाने की जो बातें हैं वो इसमें करी जा रही थी। स्पिनिंग जेनी की ये फोटो है। इस ड्राइंग को बनाने वाले थे टी.ई. निकोलसन।
1835 का ये प्रिंट है। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये बताया जा रहा है कि एक जो व्हील है ना वो इतने सारे स्पिंडल्स को एक साथ चला सकता था। तो हमें जानने को मिलता है कि किस तरीके से एक व्हील से प्रोडक्शन हो रहा था इतने सारे थ्रेड्स का एक साथ एक ही टाइम पे। समझ में आ गया होगा क्या हो रहा है यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं। ये एक और पिक्चर है, ये रही, ठीक है। अब इस पिक्चर के अंदर हम देख रहे हैं कि ढंग से देखेंगे तो बस इतना इतना समझ में आता है, किसी टाइप का कंस्ट्रक्शन वर्क जो है इस पिक्चर में चल रहा है। तो हाँ, कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वही यहाँ पे चल रहा है। अब कंस्ट्रक्शन वर्क किसका चल रहा था, तो देखो स्टार्टिंग के दौर में सबसे पहले आया था रेलवेज। क्या आया था? रेलवेज आया था। तो रेलवेज का ही कंस्ट्रक्शन यहाँ पे चल रहा होगा ताकि रेलवे लाइन यहाँ पे डाली जा सके। अ शैलो अंडरग्राउंड रेलवे बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन सेंट्रल लंदन। सेंट्रल लंदन के अंदर एक अंडरग्राउंड रेलवे बनाया जा रहा था। देखो सेंट्रल हमारा लंदन है, सेंट्रल लंदन के अंदर हम क्या बना रहे हैं? एक रेलवे बना रहे हैं। कब की बात है? तो 1868 की बात है। इलस्ट्रेट हुआ था टाइम्स के अंदर। आगे चलते हैं। फ्रॉम द 1850s रेलवे स्टेशन बिगन कॉर्निंग अप ऑल ओवर लंदन। देखो ब्रिटेन के अंदर ही सबसे पहले क्या आता है? रेलवेज आता है। रेलवेज जो है स्प्रेड होने लगता है। तो हम ये देखते हैं कि पूरे के पूरे ब्रिटेन के अंदर अब हम कई जगह स्टेशंस देख सकते थे, कई जगह हम रेलवेज को देख सकते थे, जिसका मतलब था कि अब एक लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स की जरूरत है ताकि वो टनल को बना सके, ठीक है, वो टिम्बर को लेकर आ सके, ताकि वो ब्रिक्स को जमा सके, आयरन वर्क कर सके। मतलब बहुत सारे जो काम है ना एक साथ अब ब्रिटेन के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। कहना का मतलब था कि ब्रिटेन के अंदर कई सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो हमें देखने को मिल रही थी। तो ये सारी पिक्चर जो है वो हमें यही बताती है कि हाँ, ब्रिटेन के अंदर एक रेलवे आता है। एक रेलवे के आने के कारण, सिर्फ और सिर्फ एक रेलवे के आने के कारण वहां पे जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो जनरेट होता है। कई टाइप के वहां पे काम आते हैं। कई लोग जो थे वो टनल्स बना रहे थे, कई लोग जो है वो टिम्बर ला रहे थे, कई लोग जो है वो आयरन और ब्रिक का काम कर रहे थे। जॉब सीकर्स मूव फ्रॉम वन कंस्ट्रक्शन साइट टू अनदर। जॉब जो सीकर्स होते हैं, जिन्हें जॉब चाहिए होती थी, वो एक जगह से दूसरी जगह जॉब्स की जरूरत के लिए, जॉब्स की रिक्वायरमेंट के लिए एक जगह से दूसरी जगह वो जाया करते थे। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं। एक ये पिक्चर है, इस पिक्चर के अंदर हमें शिप्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये है कहाँ की? ये पिक्चर है बॉम्बे हार्बर की। बॉम्बे हार्बर क्या था? तो देखो होता ये है ना कि धीरे धीरे सूरत और हुगली, मतलब जो हमारे पहले के ट्रेडिशनल पोर्ट्स हुआ करते थे, सूरत और हुगली वाले, उसको कॉलोनियल पीरियड के अंदर हटा दिया जाता है और नए पोर्ट्स जो है वो सामने आते हैं, जिनमें से एक का नाम था क्या? एक का नाम था बॉम्बे, एक का नाम था कैलकाटा। ये दोनों पोर्ट्स जो है वो अब नए सामने आते हैं, जिसपे अब हम ये देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करा जा रहा था। बॉम्बे हार्बर अ लेट 18th सेंचुरी की ये एक ड्राइंग है। बॉम्बे एंड कैलकाटा ग्रो एज अ ट्रेडिंग पोर्ट्स फ्रॉम दी 1780s मतलब कॉलोनियल एरा आने के बाद हम ये देखते हैं कि बॉम्बे और कैलकाटा जो है ना वहां पे ट्रेडिंग पोर्ट्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। दिस मार्क द डिक्लाइन ऑफ द ओल्ड ट्रेडिंग ऑर्डर एंड द ग्रोथ ऑफ द कॉलोनियल इकोनॉमी। एक कॉलोनियल इकोनॉमी जो थी वो आगे बढ़ रही थी, साथ ही साथ जो हमारे पुराने जो पोर्ट्स हुआ करते थे, जो पुराने जो हमारे ट्रेडिंग ऑर्डर हुआ करते थे, वो अब सब खत्म होने वाले थे। मतलब जो भी हमारा ट्रेड रेट था वो पूरा का पूरा सिस्टम चेंज होने वाला था। सब चीजें जो थी अब पूरी की पूरी बदलने वाली थी। अब ये कौन है? ये व्यक्ति विशेष कौन है? तो देखो इनका नाम है जमशेदजी जीजी भॉय। अब ये जमशेदजी जीजी भॉय का क्या रोल रहा है तो चलो देख लो। अभी हम जितने भी लोगों को देखेंगे वो सारे के सारे लोग थे एंटरप्रेन्योर्स। स्टार्टिंग के पीरियड के अंदर जो फैक्ट्रीज वगैरह लेकर आए थे, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, उन लोगों की बात ही हम यहाँ पे करेंगे। तो ये थे कौन? ये थे जमशेदजी जीजी भॉय। इनके बारे में पढ़ते हैं कुछ। जीजी भाई जो है वो एक पारसी वीवर थे, ओके। और अदर वीवर्स के जैसे इन्होंने भी, या मैं ये कह सकता हूँ कि एक पारसी वीवर के ये सन थे, बट ये क्या थे? एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। इन्होंने क्या किया, जब चाइना ट्रेड चल रहा था, इन चाइना ट्रेड के अंदर इन्होंने बहुत ही ज्यादा अपना एक इन्वॉल्वमेंट रखा, जिससे इन्हें बहुत ज्यादा पैसा मिला। साथ ही इन्होंने शिपिंग बिजनेस के अंदर भी अपना इन्वॉल्वमेंट रखा, जिससे भी इन्हें बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। हम ये देखते हैं कि इनके पास कई सारे लार्ज फ्लीट जो थे, शिप्स हमें देखने को मिलते हैं। पर जैसे ही इंग्लिश और अमेरिकन शिपर्स आते हैं, इनका जो बिजनेस होता है, धंधा होता है, वो चौपट हो जाता है। होता कुछ इस तरीके से है ना कि जो ब्रिटिशर्स होते हैं, कॉलोनाइजर्स होते हैं, अमेरिकन होते हैं, वो चाहते थे कि इंडिया के अंदर कोई भी चीज काम ना करे, और अगर इंडिया में कोई चीज काम करे तो वो हमारी होनी चाहिए। ऐसा कुछ वो सोच के इंडिया आते हैं। इंडिया के कई सारे बिजनेसमैन जो थे वो इनका कंपटीशन का सामना नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इन लोगों के पास बहुत सारी शिप्स थी, बहुत सारा कैपिटल था, बहुत सारी पॉलिटिकल पावर्स भी इन लोगों के पास थी।
जिसके कारण इंडियन जो बिजनेसमैन होते हैं वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि शिपर्स जो है वो इन्हें बहुत ही, जो अमेरिकन और जो इंग्लिश शिपर्स जो होते हैं वो इन्हें बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं ताकि वो 1850 तक अपने जितने भी शिप्स हैं ना वो इन्हें ही बेच दे। मतलब इंग्लिश और जो अमेरिकन शिपर्स है वो इनसे इनके शिप्स जो हैं वो लेना चाहते थे। मतलब कहने का यही था कि इनसे इनका बिजनेस लेना चाहते थे और चाहते थे कि ये कोई भी टाइप का बिजनेस ना करें। आगे बात करते हैं द्वारकानाथ टैगोर की। तो पहले द्वारकानाथ टैगोर की बात करें उससे पहले आप ये देख लो ये कौन थे। ये थे द्वारकानाथ टैगोर। इनके बारे में बात कर लेते हैं, पिक्चर आप देख ही चुके हो। द्वारकानाथ टैगोर बिलीव दैट इंडिया वुड डेवलप थ्रू वेस्टर्नाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। मॉडर्न व्यक्ति विशेष थे। इनका यह मानना था कि इंडिया को अगर आपको डेवलप करना है तो उसके लिए हमें मॉडर्नाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन को लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सब लाएंगे तभी जाके हम इंडिया को डेवलप कर पाएंगे। आप देख सकते हो कि ये जो द्वारकानाथ टैगोर है इनका जो विजन था वो कितना अच्छा था, कितना दूर का था, क्योंकि ये पहले ही समझ गए थे कि अगर हम पहले ही डेवलप हो गए तो हम बहुत ही, मतलब अगर हमने पहले ही इंडस्ट्रीज को डेवलप कर लिया तो हम जो है काफी देशों से आगे निकल जाएंगे। इसी के कारण अगर हम बात करें ये और क्या थे, तो ये एक बिजनेसमैन भी थे। इन्होंने शिपिंग बिजनेस में, शिप बिल्डिंग में, माइनिंग में, बैंकिंग में, प्लांटेशन के अंदर और इंश्योरेंस के अंदर अपना हाथ आजमाया था। ये सारे इनके बिजनेसेस थे। तो देख रहे हो आप, पर्सन एक है और बिजनेस कितने हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइप्स ऑफ बिजनेस जो है इकलौते द्वारकानाथ टैगोर के अंदर में काम कर रहा था। आगे बात करते हैं पार्टनर्स इन एंटरप्राइजेस। टाटा ग्रुप की बात की जा रही है। अब टाटा ग्रुप के अंदर उस टाइम के कौन कौन लोग थे, कौन कौन इसके पार्टनर थे एंटरप्राइजेस के, तो देखो हम बात करते हैं जे.एन. टाटा, आर.डी. टाटा, सर आर.जे. टाटा एंड सर डी.जे. टाटा। ये सारे के सारे टाटा जो थे, ये सारे के सारे जो टाटा पार्टनर्स थे वो अपनी एंटरप्राइजेस, टाटा एंटरप्राइजेस के लिए बातें कर रहे हैं। जो आज हम देखते हैं जिनका नाम है रतन टाटा, तो बस वही है चीज, कोई दिक्कत नहीं है, बस उन्हीं से लिंक है, ठीक है ना। ये था टाटा ग्रुप। अब टाटा ग्रुप जो है कितने टाइम पहले से काम कर रहा है आप वो देखो। In 1912, J.N. Tata set up the first iron and steel works in India at जमशेदपुर। 1912 के अंदर जे.एन. टाटा जो थे वो पहले ऐसे आदमी थे जो इंडिया के अंदर जमशेदपुर के अंदर आयरन और स्टील फैक्ट्री जो है वो सेटअप करते हैं। आज भी अगर आप देखोगे तो टाटा की जमशेदपुर के अंदर जो है एक स्टील फैक्ट्री है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इन इंडिया स्टार्टेड मच लेटर देन टेक्सटाइल। इंडिया के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के कई सालों बाद जाके जो थी आयरन इंडस्ट्री आई थी। ब्रिटेन में भी तो यही था ना, पहले कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री खत्म होती है, या फिर मैं कहूँ कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो लीड करना छोड़ती है और उसके लीड करते छोड़ने के बाद ही सीधे आगे निकल जाती है वहां पे आयरन इंडस्ट्री। आगे हम बात करते हैं कॉलोनियल इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियल मशीनरीज, रेलवेज, लोकोमोटिव बहुत ही ज्यादा इंपोर्ट किए जाते थे। तो ऐसे में टाटा ब्रदर्स ने सोचा कि क्यों ना हम एक काम करें कि हम इनको यहीं बनाने लग जाते हैं। अगर हम इंडिया में ही ये सब कुछ बनाने लग जाएंगे तो हमें कोई भी चीज इंपोर्ट करनी नहीं पड़ेगी। सो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज कुड नॉट रियली डेवलप इन एनी सिग्निफिकेंट वे टिल दी इंडिपेंडेंस। तो ऐसे में कोशिश बहुत की जाती है पर इंडिपेंडेंस से पहले हम इतना ज्यादा कोई भी है ना मेजर चेंज नहीं ला पाते हैं, क्योंकि कॉलोनियल जो ट्रेड चल रहा था, कॉलोनियल पीरियड जो चल रहा था, वो ये कोशिश करता है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो कंसाइज रहे, इंडियन इकोनॉमी जो है वो आगे ना बढ़ पाए, इंडियन इकोनॉमी जो है वो कुछ ज्यादा उखाड़ ना सके। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी ये बिल्डिंग क्या है। तो ये है फर्स्ट ऑफिस ऑफ कॉमर्स ऑफ चैम्बर्स। अब ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या था, मद्रास के अंदर बना हुआ था। तो देखो होता क्या था कि ये जो बड़े इंग्लिश और ये इंग्लिश बिजनेसमैन होते थे ना, इंग्लिश मतलब कि हम बात कर रहे हैं कॉलोनाइजर्स की, कॉलोनाइजर्स जो बिजनेसमैन हुआ करते थे ना वो अपना एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाते थे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ये बात करते थे बिजनेस की, कि आखिर बिजनेस कैसे चलना है, बिजनेस की पॉलिसीज क्या होने वाली है, ये वो सब बिजनेस की पॉलिसीज के बारे में बात की जाती थी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर। पर दिक्कत ये थी कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर वो बातें तो जरूर बिजनेस की करते थे, पर वो सिर्फ और सिर्फ बातें करते थे अपने इंग्लिश लोगों से ही। मतलब इंडियंस जो थे ना वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में नहीं एंट्री ले सकते थे। कुछ भी हो जाए इंडियंस को अंदर घुसने नहीं देना है। लेट 19th सेंचुरी की बात है, मर्चेंट्स जो है डिफरेंट रीजन से बिगिन मीटिंग एंड फॉर्मिंग चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। अब ऐसे में इंडियंस जो है वो सोचते हैं कि हमें हमारे जो कॉमर्स ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसमें तो घुसने दे नहीं रही है इंग्लिशमैन, तो हम क्या करते हैं हमारे खुद के ही नए नए चैम्बर्स जो है वो हम फॉर्म
कर लेते हैं ताकि हम अपने बिजनेस को चला सके, हम हमारे बिजनेस को रेगुलेट कर सके, और अगर कोई इशू वगैरह हो जाता है तो हम साथ में बैठ के कलेक्टिवली उसके लिए आगे बढ़ सकते हैं। आगे बात करते हैं, एक हैंड वूवन क्लोथ है। ये मैं इसलिए लेकर आया हूं ताकि आपको पता पड़े, रिलेवेंट है इतना एग्जाम से नहीं, बट आपको ये पता पड़ना चाहिए कि आखिर हम इतने टाइम से किसी एक क्लोथ की बात कर रहे हैं, तो ये क्लोथ आखिर था कैसा दिखने में। तो देखो, ये क्लोथ कुछ ऐसे थे। ये एक वुवन क्लोथ है, कॉटन क्लोथ नहीं, ये एक वुवन क्लोथ है। ओके, बात करते हैं, द इंट्रिकेट डिजाइन्स ऑफ द हैंड वुवन क्लोथ कुड नॉट बी इजीली कॉपीड बाय द मील्स। इसकी कहानी कुछ ऐसे है कि जो ये हमारा हैंड वुवन क्लोथ है ना, मतलब ये हाथों से बनाया हुआ है, ऐसा कोई भी हैंड वुवन जैसा कोई भी जो इसकी डिजाइन है ना, वो कोई भी एक मील जो थी वो कॉपी नहीं कर सकती थी। मील में इतनी कैपेसिटी थी ही नहीं कि वो एक हैंड वुवन क्लोथ को कॉपी कर सके, ऐसा वो इसमें बताया जा रहा है। आगे चलते हैं, हम देखते हैं जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज थी 1931 के अंदर इंडिया में, उसकी बात की जा रही है। कहाँ कहाँ पे सेटअप थी, तो देखो, एक थी बंगाल में, एक थी बिहार में, देखो एक सेकेंड, जो जितने बड़ा इसमें सर्कल दिख रहा है ना, उतनी ही ज्यादा वहां पे इंडस्ट्रीज हैं। तो सबसे पहले देखो, बंगाल और बॉम्बे के अंदर सबसे ज्यादा हमें इंडस्ट्रीज देखने को मिलती थी। पंजाब में भी थी, यूनाइटेड प्रोविंस यूपी में थी, बिहार में थी, सेंट्रल प्रोविंस में थी, मद्रास में भी हमें देखने को मिलती है कई सारी इंडस्ट्रीज। और तो कुछ इसमें रह नहीं गया ना, हाँ बस यही है। आगे बात करते हैं, अब आते हैं हम इंडियन नेशनल या फिर मैं कहूँ इंडियन गुड्स के ऊपर। अब इंडियन गुड्स जो थे ना वो मार्केट में आ जाते हैं, पर इंडियन गुड्स जो है वो साथ लेके आते हैं अपने एडवर्टीजमेंट टेक्निक्स, अपने अपने लेबल्स। जैसे कि एक ये ग्राइप वाटर है, ठीक है, ग्राइप वाटर कैलेंडर है 1928 का, एमवी धुरंधर इसको लेके आए थे, ठीक है, एमवी धुरंधर का कैलेंडर है। अब इसमें कौन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको कृष्ण कन्हैया देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको ये ग्राइप वाटर देखने को मिल रहा है, या बच्चा है या कंपनी का नाम है। ये बता रहे हैं कि उस समय जो एडवर्टीजमेंट है वो कैसे किए जाते थे, कैसे किए जाते थे। तो उस समय जो है वो हमारे जो भी गॉडेसेस होते थे, एम्परर्स होते थे, उनकी पिक्चर्स यूज करते थे, अपने प्रोडक्ट की पिक्चर यूज करते थे, और करते किस पे थे, कैलेंडर पे करते थे। कैलेंडर पे क्यों करते थे, तो याद हो तो मैंने मार्केट फॉर गुड्स वाले वीडियो में बताया था कि ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि देखो, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स जो है वो तो पढ़े लिखे लोगों की कहानी है, और वो एक दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए यूज होता होगा। पर जब हम बात करते हैं कैलेंडर की, तो कैलेंडर जो है ना वो पूरे साल ऑफिसेस और यहाँ पे टंगे रहते थे। तो इसके कारण ये जो प्रोडक्ट्स होते थे वो हर साल, हर एक दिन, हर समय जो है वो व्यक्ति उन प्रोडक्ट्स को देखता रहता था। तो एक अच्छी मार्केटिंग टेक्निक के लिए कैलेंडर्स का यूज किया जाता था। इमेज ऑफ बेबी कृष्णा वॉज मोस्ट कॉमनली यूज टू पॉपुलराइज द बेबी प्रोडक्ट। तो बेबी कृष्णा को यूज किया गया है ताकि जो बेबी प्रोडक्ट्स है उनको बताया जा सके। एक ये पिक्चर है, इस पिक्चर के अंदर मैनचेस्टर लेबल्स हमें देखने को मिलते हैं। मैनचेस्टर ये रहा, देखो, ईस्ट एंड द कंपनी मैनचेस्टर। अब मैनचेस्टर गुड्स के ऊपर बड़े बड़े शब्दों में मैनचेस्टर तो लिखा हुआ होता था, पर उन्हें बात करनी थी इंडियन मार्केट से। तो इंडियन मार्केट के लिए वो भगवानों की, मतलब हमारे गॉडेसेस की जो पिक्चर्स है वो यूज करते थे, अपने प्रोडक्ट को यूज करते थे, ताकि वो बता सके कि हाँ, गॉड ने हमें अथॉरिटी दी है, गॉड ने हमें कहा है कि हम हमारा जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे हम सेल करें। मैनचेस्टर लेबल की बात करें कि ये अर्ली 20th सेंचुरी का है। इमेजेस ऑफ न्यूमरस इंडियन गॉड्स एंड गॉडेसेस, जैसे कि बात करते हैं कृतिका, लक्ष्मी, सरस्वती आर शोन इन इंपोर्टेड क्लोथ लेबल्स। अब देखा जाए तो ये है इंपॉर्टेंट, ये बने हुए कहाँ पे है, ये है मैनचेस्टर के। पर यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि इनके प्रोडक्ट्स के ऊपर जो लेबल्स होते थे उनके ऊपर इंडियन गॉडेसेस और इंडियन गॉड्स की फोटोज होती थी, जैसे कृतिका, लक्ष्मी और सरस्वती। आगे बात करते हैं भगवानों की, और ये सब क्यों थी फोटोज, तो ऐसे में हमें देखने को मिलता है क्वालिटी, मतलब भगवान जो है वो खुद इसको सिंबलाइज कर रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि आप इसे यूज करो, नहीं तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। आगे एक पिक्चर, और आगे मैं एक बात करूँ, एक और लेबल हमें देखने को मिल रहा है जो कि है महाराजा रंजीत सिंह का। मैनचेस्टर लेबल ही है, मैनचेस्टर ये रहा मैनचेस्टर, ठीक है। महाराजा रंजीत सिंह की फोटो इस पे दी गई है। अब ये महाराजा रंजीत सिंह यहाँ क्या कर रहे हैं, तो देखो, इन पिक्चर्स को यहाँ यूज करने का मतलब था कि अगर आप गॉड की, अगर आप इन एम्परर की रिस्पेक्ट करते हो तो आपको इस प्रोडक्ट की रिस्पेक्ट भी करनी पड़ेगी। प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी वाला है, ऐसा कुछ मैसेज जो है वो ये जो पिक्चर्स थी वो दे रही थी। हिस्टोरिक फिगर्स आर यूज्ड टू क्रिएट रिस्पेक्ट फॉर दी प्रोडक्ट। आगे हम देखते हैं सनलाइट सोप कैलेंडर ऑफ 1934। सनलाइट सोप आता था, ये देखो, ये रहा सोप, ये रहा कंपनी का नाम, ये रहे भगवान, ये रहा सोप। सनलाइट जो था वो एक सोप कैलेंडर आता था 1934 के अंदर। सनलाइट सोप था पहले तो,
उसने कैलेंडर निकाला था। ठीक है, भगवान की फोटो दे दी, सनलाइट कंपनी का नाम दे दिया, प्रोडक्ट दिखा दिया, बोल दिया देखो भगवान जो है वो खुद जो है सनलाइट यूज करते हैं, भगवान जो है खुद सनलाइट है, और सनलाइट है इसका मतलब क्या है, भगवान खुद जो है इन सोप्स का यूज कर रहे हैं। हियर गॉड विष्णु इज शोन ब्रिंगिंग सनलाइट फ्रॉम द अक्रॉस दी स्काई। तो जो विष्णु है वो जो है सनलाइट को लेकर आ रहे हैं। आगे बात करते हैं एक इंडियन क्लोथ लेबल की। तो देखो हम देखते हैं स्वदेशी मैसेज इससे हमें देखने को मिल रहा है। होता कुछ ऐसा था ना कि भारत माता की कुछ पिक्चर्स को, इन पिक्चर्स को यूज किया जाता था ताकि एक नेशनलिस्ट मैसेज दिया जा सके। द गॉडेस इज शोन ऑफरिंग क्लोथ प्रोड्यूसिंग इन अहमदाबाद मिल। अब था क्या ना कि इंडस्ट्रीज जो थी वो इंडिया में डेवलप हो चुकी थी, इंडिया में मूवमेंट्स चल रहे थे, इंडिया जो था वो अब नेशनलिस्ट मूवमेंट को चला रहा था। तो ऐसे में लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए कि इंडियन जो इंडस्ट्रीज है आपको उसी से ही गुड्स को बाय करना चाहिए, उसके लिए अब इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जो है वो भी एडवर्टीजमेंट में गॉड्स का, जो यहाँ पे बात करूँ कि हमारी भारत माता है, उनकी पिक्चर्स का यूज कर रहे थे ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जो है इन्हें ही बाय करें और फॉरेन गुड्स को वो है बायकॉट कर दें, एंड आस्किंग पीपल टू यूज थिंग्स मेड इन इंडिया। और इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। कोई दिक्कत, कोई डाउट तो आप कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, वीडियो बहुत अच्छा लगे तो एक अच्छा सा कमेंट करें, और अगर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो आप स्कोर शाला के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।